नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस में। आज का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेंगू फीवर। देखो अभी रिसेंट ट्रेंड की अगर हम लोग देखें तो कम्युनिटी के अंदर सबसे ज़्यादा स्प्रेड हो रही जो डिजीज है वो है डेंगू फीवर। देखो डेंगू फीवर इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक बोन फीवर। इसको ब्रेक बोन फीवर क्यों बोलते हैं? ये रीजन हम लोग मैं बता देता हूँ आपको ब्रेक बोन फीवर बोलने का। क्योंकि यहाँ पे जॉइंट्स के अंदर सीवियर पेन होता है। जॉइंट्स के अंदर सीवियर पेन होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर। देन उसके अलावा हम लोग बोलते हैं सैडल बैक फीवर। सैडल बैक फीवर का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा फिर से टेम्परेचर रिड्यूस होगा। अब देखो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं कि डेंगू फीवर जो है ये सबसे पहले एक वायरल डिजीज है। सबसे पहले हम लोगों को क्लियर कर लेना है ये एक वायरल डिजीज है और कम्युनिकेबल डिजीज है। वायरल डिजीज है और कम्युनिकेबल डिजीज है। इसको ये किससे कोज होती है? सबसे पहले अगर हम लोग बोले कि इसको कोज कौन करता है, कोज्ड बाई, अगर हम लोग बोले कि कोज्ड बाई, इसको कोज कौन करेगा, तो सबसे पहले इसको कोज करने वाला वायरस होगा दैट इज द डेंगू वायरस। हम लोग उसको क्या बोलेंगे? डेंगू वायरस। द डेंगू वायरस ही है, वही क्या है? एर्बो वायरस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एर्बो वायरस। डेंगू वायरस को हम लोग क्या बोलेंगे? एर्बो वायरस। सबसे पहले एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो डेंगू वायरस है या एर्बो वायरस है इट्स ए टाइगर मॉस्किटो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइगर मॉस्किटो। हमें समझने की बात यह है कि ये टाइगर मॉस्किटो क्या है। देखो जो मॉस्किटो है उसकी बॉडी के ऊपर व्हाइट स्केलिंग पेज प्रेजेंट होते हैं। जो मॉस्किटो है उस मॉस्किटो की बॉडी पे, जो मॉस्किटो है उस मॉस्किटो की बॉडी पे व्हाइट व्हाइट पैचेस प्रेजेंट होते हैं। व्हाइट स्केली पैचेस प्रेजेंट होते हैं। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं व्हाइट स्केलिंग या व्हाइट स्केली पैचेस प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे? टाइगर मॉस्किटो भी हम लोग बोलते हैं। टाइगर के जैसे व्हाइट स्केली पैचेस प्रेजेंट होते हैं वैसे ही सेम पैचेस किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? डेंगू वायरस के मॉस्किटो के अंदर। दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं टाइगर मॉस्किटो। अब देखो ये जो ट्रांसमिटेड किसके थ्रू होगा? ट्रांसमिटेड जो होता है वो एडीज एजिप्टी, एडीज एजिप्टी या एडीज एजिप्टाई। ये ट्रांसमिटेड किसके थ्रू होता है? एडीज एजिप्टाई के थ्रू। और ये जो ट्रांसमिशन जो इसका होता है वो किसके थ्रू देखने को मिलेगा हम लोगों को? वेक्टर बॉन्ड ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? वेक्टर बॉन्ड। अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन कैसा देखने को मिलेगा? वेक्टर बॉन्ड ट्रांसमिशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। सिंपली हम लोगों ने बोला कि ये एडीज एजिप्टी को कोज करता है या ट्रांसमिटेड किसके थ्रू होता है? एडीज एजिप्टी के थ्रू होता है। और ये कैसा ट्रांसमिशन होता है? वेक्टर बॉन्ड ट्रांसमिशन होता है। अगर हम लोग इसको सिंपली बोले कि जो डेंगू फीवर है इट इज ऑल्सो नोन एज दी ब्रेक बोन फीवर, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्योंकि यहाँ पे जो जॉइंट्स है या जो बोन है उसके अंदर सीवियर पेन होगा। दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर, या हम लोग इसको बोलते हैं सैडल बैक फीवर। इसके अंदर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा और वापस से स्लोली रिड्यूस होगा। अब देखो अगर इसकी बात करें हम लोग सीरोटाइप्स की, अगर इसके सीरोटाइप्स की बात करें हम लोग तो बेसिकली हम लोगों को 4 सीरोटाइप्स देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग सीरोटाइप्स की बात करें तो 4 बेसिक सीरोटाइप्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। दैट इज द DENV फर्स्ट, DENV सेकेंड, DENV थर्ड एंड DENV फोर्थ। ये 4 सीरोटाइप्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और ये जो 4 सीरोटाइप्स है, ये जो DENV है, DEN का मतलब है डेंगू और V इज रिलेटेड टू दी वायरस। DENV डेंगू एंड V इज रिलेटेड टू दी वायरस। अब हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले पूछा जाता है कि कौन सा सीरोटाइप मोस्ट डेंजरस होता है। तो सबसे पहले आपका आंसर जाएगा डेंगू वायरस 2 वाला है, वो सबसे ज्यादा क्या होगा? डेंजरस होगा। और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये किस प्रकार की डिजीज है? वायरल डिजीज है। यहाँ पे से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, वायरल डिजीज है। दूसरा इसको कोज किसके द्वारा किया जाता है? डेंगू वायरस या एर्बो वायरस। ये एर्बो वायरस कैसा है? इट्स ए टाइगर मॉस्किटो। और ये मॉस्किटो कौन सा होगा? एडीज एजिप्टी। कौन सा होगा? एडीज एजिप्टी। ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है। कैसा ट्रांसमिशन देखने को मिलता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपसे बोले तो वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन होगा, इनडायरेक्ट वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। सीरोटाइप के अंदर 4 सीरोटाइप्स हमारे पास होंगे, डेंगू वायरस 1, 2, 3 और 4। सबसे ज्यादा मोस्ट डेंजरस की अगर आपसे कोई पूछे दैट इज द डेंगू वायरस 2। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके कि ये जो एडीज एजिप्टी मॉस्किटो है, ये एडीज एजिप्टी मॉस्किटो ये डे टाइम फीडर होता है। सबसे पहले अगर हम लोग बोले कि ये एडीज एजिप्टी मॉस्किटो कैसा होता है? डे टाइम फीडर। देखिए डियर, डे टाइम फीडर का मतलब है कि ये दिन में होता है। और दूसरा ये कहां पे प्रेजेंट होता है? फ्रेश वाटर के अंदर। ये कहां पे प्रेजेंट होता है?
फ्रेश वाटर के अंदर। डे टाइम फिल्टर का मतलब है दिन में ये उड़ता है और फ्रेश वाटर के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अगर इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए, इसका इंक्यूबेशन पीरियड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाएगी कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, दैट इज द 5 to 6 डेज। आपको इंक्यूबेशन पीरियड है वो इसका देखने को मिलेगा, दैट इज द 5 to 6 डेज। मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसका जो ट्रांसमिशन होगा दैट इज द वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके साइन सिम्टम्स की, साइन सिम्टम्स की। देखो जब साइन सिम्टम्स की हम लोग बात करेंगे तो इसके अंदर हम लोगों को 4 फेजेस के अंदर देखने को मिलेंगे। साइन सिम्टम की हम लोग बात करेंगे तो साइन सिम्टम्स हम लोगों को 4 फेजेस के अंदर देखने को मिलेंगे। वो 4 फेजेस कौन कौन सी होगी, सबसे पहले हमारे पास आएगा अनडिफरेंशिएट फीवर, सेकंड वन आएगा क्लासिकल डेंगू फीवर, थर्ड वन आएगा डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड फोर्थ वन आएगा दैट इज द डेंगू शॉक सिंड्रोम। 4 फीचर्स के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहला आता है दैट इज द अनडिफरेंट। अगर हम लोग साइन सिम्टम्स की बात करें, साइन सिम्टम्स के अंदर फर्स्ट वन आता है अनडिफरेंशिएट फीवर, अनडिफरेंशिएट फीवर 4 फेजेस के अंदर देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन आता है अनडिफरेंशिएट फीवर, सेकंड वन आता है क्लासिकल डेंगू फीवर। देखो फर्स्ट क्लासिकल डेंगू फीवर, थर्ड वन आता है दैट इज द डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड फोर्थ वन आता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। फर्स्ट वन हम लोग बात करते हैं अनडिफरेंशिएट फीवर। देखो अनडिफरेंशिएट फीवर की कंडीशन होगी, यहां पे जो पेशेंट होगा उस पेशेंट को हम लोगों को देखने को मिलेगा हाइपरपायरेक्सिया, पेशेंट को देखने को मिलेगा हाइपरपायरेक्सिया। हाइपरपायरेक्सिया का सिंपली मीनिंग यहाँ पे होगा जो बॉडी टेम्परेचर है दैट विल बी मोर देन 105 डिग्री फॉरेनहाइट। जो बॉडी टेम्परेचर होगा दैट इज मोर देन और इज इक्वल टू 105 डिग्री फॉरेनहाइट। यहाँ पे ये पहली कंडीशन देखने पड़ेगी। अब देखो फीवर बढ़ेगा तो हमारी मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ेगी तो स्वेटिंग की कंडीशंस होगी, हमारी बॉडी के अंदर वाटर का लॉस होगा। पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, वाटर लॉस। और वाटर लॉस होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि पेशेंट को माइल्ड डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। पेशेंट को क्या देखने को मिल सकता है, माइल्ड डिहाइड्रेशन। पेशेंट को हम लोगों को देखने को मिल सकता है माइल्ड डिहाइड्रेशन। दूसरा इसके अलावा पेशेंट को हम लोगों को देखने को मिलता है सीवियर हेडेक। पेशेंट को देखने को मिलेगा सीवियर हेडेक। पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, सीवियर हेडेक। दूसरा जो आईज है, पेशेंट की जो आईज है, आईज के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा बर्निंग सेंसेशन। आईज है, आईज के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा बर्निंग सेंसेशन। फर्स्ट वन हमने पढ़ा अनडिफरेंशिएट फीवर। अनडिफरेंशिएट फीवर का फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आता है दैट इज द हाइपरपायरेक्सिया। टेम्परेचर मोर देन 105 डिग्री फॉरेनहाइट होगा। पेशेंट का वाटर लॉस होगा तो पेशेंट माइल्ड डिहाइड्रेशन के अंदर जाएगा। सीवियर पेशेंट को हेडेक होगा और आईज के अंदर पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। देन उसके बाद आता है क्लासिकल डेंगू फीवर। सेकंड वन आता है क्लासिकल डेंगू फीवर। देखो क्लासिकल डेंगू फीवर वाली जो कंडीशन है, इस क्लासिकल डेंगू फीवर वाली कंडीशन के अंदर पेशेंट को सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज द सीवियर जॉइंट पेन। सीवियर जॉइंट पेन, पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, सीवियर जॉइंट पेन। और जॉइंट पेन के अलावा हम लोग बोल सकते हैं सीवियर बोन पेन। ये दोनों जो फीचर्स है, सीवियर जॉइंट पेन और सीवियर बोन पेन, ये दोनों जो फीचर्स है दैट विल इंडिकेट दैट इज द ब्रेक बोन फीवर। जो फीवर को हम लोग, इसी डेंगू को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं ना, ब्रेक बोन फीवर। ये ब्रेक बोन फीवर किस वजह से बोलते हैं, एक तो सीवियर जॉइंट पेन होगा यहाँ पे और दूसरा पेशेंट को सीवियर बोन पेन होगा। इसके साथ साथ पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा नोजिया। नोजिया का मतलब सेंसेशन ऑफ वोमिटिंग। पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट को उल्टी आने के जैसा होगा। पेशेंट को वोमिटिंग होगी, उल्टी आना स्टार्ट होगा, वोमिटिंग होगी पेशेंट को। देन उसके अलावा हमारे पास पेशेंट को अगर नोजिया और वोमिटिंग होगा तो बॉडी से फ्लूइड का लॉस होगा तो पेशेंट किस में जा सकता है, डिहाइड्रेशन में। किस में जा सकता है, डिहाइड्रेशन में। पेशेंट को क्या होगा, डिहाइड्रेशन। पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन होगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी होगी तो जो यूरिन आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा तो हम लोग उस कंडीशन को बोलेंगे ओलिगोयूरिया। क्या बोल सकते हैं, ओलिगोयूरिया। और ओलिगोयूरिया का मतलब होगा जो यूरिन आउटपुट है दैट इज लेस देन 400 ml। और ये लेस देन 400 ml कब तक होगा, 24 आवर्स में। अगर 24 आवर्स के अंदर अगर पेशेंट का यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml हो रहा है उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ओलिगोयूरिया। देन उसके अलावा हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो अगर पेशेंट की जो नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग होगा तो बॉडी से फ्लूइड का लॉस होगा तो पेशेंट किस क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन होगा। पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा दैट इज लेस देन 400 ml। उसके अलावा जो स्किन की इंटीग्रिटी है, अगर फ्लूइड वॉल्यूम लॉस होगा तो पेशेंट की जो स्किन इंटीग्रिटी है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे,
लॉस। स्किन इंटीग्रिटी का लॉस का देखो, स्किन इंटीग्रिटी का मतलब है जैसे मैंने सपोज दैट मैंने स्किन को पिंच किया, ये वापस से जैसे मैं छोड़ूंगा वापस से नॉर्मल कंडीशन जाएगी। बट अगर मेरी बॉडी में फ्लूइड का लेवल कम हो गया तो जैसे ही मैं पिंच करूंगा वापस छोड़ूंगा तो ये धीरे 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 जाएगी। स्किन की इंटीग्रिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, लॉस। दैट कम्स अंडर द डेंगू, क्लासिकल डेंगू फीवर। थर्ड वन आता है दैट इज द डेंगू हेमरेजिक फीवर। देखो जो डेंगू हेमरेजिक फीवर की कंडीशन है इसके अंदर 4 क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं। इसके अंदर हमारे पास 4 क्लासिकल सिम्टम्स हम लोगों को देखने मिलेंगे। सबसे पहला पेशेंट को देखने को मिलेगा परसिस्टेंट फीवर, परसिस्टेंट फीवर। हम लोग बोल सकते हैं कि उसको कंटिन्यूस फीवर है, या हम लोग बोल सकते हैं कि रिसेंटली कोई फीवर की कंडीशन आई है। दूसरा उसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट आएगा दैट इज द प्लेटिलेट्स जो काउंट है, प्लेटिलेट काउंट। ये प्लेटलेट काउंट लेस देन 1 लाख, प्लेटलेट्स का काउंट कितना हो जाएगा, लेस देन 1 लाख। दूसरा हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन। हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन का मतलब आप क्या समझते हैं कि जो ब्लीडिंग के मैनिफेस्टेशन है वो देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे दैट इज द एपिस्टेक्सिस। क्या देखने को मिलेगा, एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस का मतलब है नोज ब्लीड। क्या देखने को मिलेगा, नोज ब्लीड। उसके अलावा जितने भी ब्लीडिंग के जो फीचर्स है, जैसे मैं बोल सकता हूँ आपको हेमेटमेसिस, हेमेटमेसिस वोमिटिंग के साथ ब्लड आना। देन उसके अलावा हो सकता है मेलिना, स्टूल के अंदर ब्लड, मेलिना हम लोग बोल सकते हैं। इंक्रीज मेंस्ट्रुअल फ्लो, इंक्रीज मेंस्ट्रुअल फ्लो हम लोगों को देखने को मिल सकता है। उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं पैची, पैची कंडीशन हो सकती है। एकाइमोसिस की कंडीशन हो सकती है, पुरपुरा की कंडीशन हो सकती है। देन जो जितने भी ब्लीडिंग के डिसऑर्डर्स है वो यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं सिंपली बोलूँ तो यहाँ बोल सकता हूँ नोज से ब्लीड हो सकती है, माउथ से ब्लीड हो सकती है, रेक्टम से ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है, वो कंडीशन आएगी डेंगू हेमरेजिक फीवर। देन उसके बाद में कंडीशन आती है, फोर्थ वन आता है दैट इज द डेंगू शॉक सिंड्रोम। फोर्थ वन फेज आती है दैट इज द डेंगू शॉक सिंड्रोम। देखो डेंगू शॉक सिंड्रोम हम लोग किसको बोलेंगे, चारों के चारों क्लासिकल सिम्टम्स, क्लासिकल सिम्टम डेंगू हेमरेजिक फीवर के। पहला डेंगू हेमरेजिक फीवर के जो चारों क्लासिकल सिम्टम्स है वो आएंगे। उसके साथ साथ प्लस अगर सर्कुलेटरी कोलैप्स हो गया पेशेंट को, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो गया पेशेंट को, सर्कुलेटरी कोलैप्स अगर हो गया दैट कंडीशन कम्स अंडर द डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब देखो अगर सर्कुलेटरी कोलैप्स हो गया तो पेशेंट के अंदर किसके फीचर्स आएंगे, शॉक। शॉक का मतलब होगा इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। अगर शॉक के फीचर्स आएंगे तो पेशेंट के अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिल सकता है, हम लोगों के पास फीचर्स देखने को मिल सकते हैं एनूरिया। एनूरिया मतलब देखो पहले ही हम पे क्लासिकल डेंगू फीवर के अंदर हुआ था ओलिगोयूरिया। एनूरिया का मतलब है जो यूरिन आउटपुट है दैट इज लेस देन 50 to 100 ml इन पर 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर यूरिन आउटपुट कितना हो जाएगा, 50 से 100 ml तक यूरिन आउटपुट हो जाएगा। देन उसके अलावा हमारे पास पेशेंट के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो पेशेंट को देखने को मिलेगा हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर दैट विल बी डिक्रीज। कंपनसेटरी मैकेनिज्म काम करेगी, और कंपनसेटरी मैकेनिज्म काम करेगी तो पेशेंट को हम लोगों को देखने को मिलेगा टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। दूसरा संकन आइज देखने को मिलेगी, आइज कैसी हो जाएगी, संकन आइज हम लोगों को देखने को मिलेगी। और जो अगर बेबी है तो बेबी के अंदर जो फोंटानेल्स है, एंटीरियर फोंटानेल और पोस्टीरियर फोंटानेल्स, फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो गया तो फोंटानेल्स हमारे पास कैसे हो जाएंगे, फोंटानेल्स है वो क्या हो जाएंगे, डिप्रेस्ड। फोंटानेल कैसे होंगे, डिप्रेस्ड। फोंटानेल्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे डिप्रेस्ड। और अगर ये कंडीशंस मेंटेन हुई तो एंड स्टेज में पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ। डेंगू शॉक सिंड्रोम के अंदर पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ। हमने 4 साइन सिम्टम्स भी देखे पर 4 स्टेप्स के साथ देखे, अनडिफरेंशिएट फीवर, क्लासिकल डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये 4 स्टेजेस थी जिनके अंदर हमने साइन सिम्टम्स पढ़ा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो डेंगू फीवर है इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसे होती है, कि ये डिजीज कैसे कैसे एडवांस होती है। देखो सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन हमने डील करा था तब हमने पढ़ा था कि ये एर्बोवायरस एक वायरल डिजीज होती है, और ये वायरस यहाँ पे जो एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है, ये फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है, वो यहाँ पे बाइट करता है और उसके बाइट करने की वजह से। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी आप देखेंगे तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या होगा, सबसे पहले एडिस एजिप्टी जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो है, अगर मैं बोलूंगा तो सबसे पहले बोल सकता हूँ जो मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो क्या करेगा, बाइट। बाइट किसको कर रहा है, ये ह्यूमन को बाइट कर रहा है, बस बाइट किसको कर रहा है, ह्यूमन के अंदर। और इस मॉस्किटो की खास बात मैंने बताई, ये एक टाइगर मॉस्किटो होता है। दूसरा मैंने बताया कि ये दिन में डे टाइम के अंदर फ्लाई करता है, और दूसरा ये फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा अब ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर करेगा। जो ब्लड वेसल्स है, इन ब्लड वेसल्स के अंदर ये क्या करेगा, एंटर। ब्लड वेसल्स के अंदर ये क्या करेगा, इसकी एंट्री होगी ब्लड वेसल्स के अंदर, और वहां पे जाके क्या होना स्टार्ट होगा, मल्टीप्लीकेशन।
मल्टीप्लीकेशन। अब देखो मल्टीप्लीकेशन के बाद में यहाँ पे दो तरह की कंडीशन हमारे पास हो सकती है। मल्टीप्लीकेशन होगा और हमारे पास दो तरह की कंडीशन हो सकती है। सबसे पहले क्या होगा, इंक्रीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, इंक्रीज प्लाज्मा परमेबिलिटी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, इंक्रीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो जो प्लाज्मा वॉल्यूम है, जो प्लाज्मा वॉल्यूम है डिक्रीज, डिक्रीज क्या हो जाएगा, प्लाज्मा वॉल्यूम, प्लाज्मा का वॉल्यूम क्या हो जाएगा डियर, डिक्रीज। प्लाज्मा का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपोवोलेमिया, पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया एक इसका मेन फीचर होगा, हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया मतलब क्या होगा, फ्लूइड का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर पेशेंट के अंदर फ्लूइड का लेवल डिक्रीज है तो डिक्रीज ब्लड प्रेशर, पेशेंट को क्या हो जाएगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। डिक्रीज ब्लड प्रेशर का मतलब हाइपोटेंशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। पेशेंट के अंदर शॉक की कंडीशन आ सकती है, शॉक का मतलब इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होगा और पेशेंट की लास्ट फाइनल स्टेज के अंदर क्या देखने को मिल सकती है, डेथ यहाँ पे पेशेंट की हो सकती है। देन उसके बाद में आता है दैट इज द सेकेंड वन स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय। प्लेटलेट्स क्या होगी, प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स यहाँ पे क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय। अगर हमारी प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अगर प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय होगी तो पेशेंट के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग। देखिए डियर, प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि ये क्या होती है, एंटी, जो प्लेटलेट्स है ये हमें ब्लीडिंग को रोकने का काम करती है। ब्लीडिंग पेशेंट को हो सकती है, अगर पेशेंट को सीवियर ब्लीडिंग हुई, ये थ्रोम्बोलाइटिक्स होती है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन का काम करती है। अगर प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय होगी तो ब्लीडिंग होगी, सीवियर ब्लीडिंग पेशेंट को होगी, सीवियर ब्लीडिंग होगी तो बॉडी से फ्लूइड का लॉस होगा, तो पेशेंट किस में जा सकता है, हाइपोवोलेमिया। पेशेंट किस में जाएगा, हाइपोवोलेमिया में। हाइपोवोलेमिया पेशेंट होगा तो पेशेंट को क्या होगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। डिक्रीज ब्लड प्रेशर होगा तो पेशेंट किस में जाएगा, शॉक के अंदर। शॉक के अंदर जाएगा तो पेशेंट की फाइनल स्टेज के अंदर क्या हो सकती है, डेथ। क्या हो सकती है, डेथ। ये इसकी थी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम लोग बात करते हैं डेंगू फीवर के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या डायग्नोसिस। देखो हमने देखा कि अगर डेंगू, लास्ट 4 पेजेस पढ़ी थी ना वहां पे हमने, कि जो डेंगू शॉक सिंड्रोम की कंडीशन है, शॉक के अंदर जाएगा तो पेशेंट की वहां पे डेथ होना पॉसिबल है। अब देखो अगर डायग्नोसिस की बात करें तो हम लोग पहला टेस्ट हम लोग कर सकते हैं डेंगू टेस्ट। हम लोग टेस्ट कर सकते हैं डेंगू टेस्ट, हम लोग पहला टेस्ट कर सकते हैं दैट इज द डेंगू टेस्ट। अगर फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का करेंगे तो हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन अगर पेशेंट का करेंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग पेशेंट का देखेंगे पल्स प्रेशर। हम लोग पेशेंट का देखेंगे पल्स प्रेशर। अगर पेशेंट का जो पल्स प्रेशर है, पेशेंट का पल्स प्रेशर अगर लेस देन 20, पल्स प्रेशर लेस देन 20 आ रहा है, इसका मतलब पेशेंट को डेंगू पॉजिटिव है। देन उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करें तो NS1 हम लोग कर सकते हैं, NS1 टेस्ट या NS1 एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट की हम लोग बात करें यहाँ पे दैट इज द IgM एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी। ये दोनों हमारे पास कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। ये दोनों कैसे टेस्ट होते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट, IgM और NS1। NS1 हमारे पास क्या होगा, नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन, नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन। ये कैसा होगा, नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन, नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन, नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन होगा IgM एंटीबॉडी, जो हमारे पास क्या होगा, कंफर्मेटरी टेस्ट। एक हम लोग टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं दैट इज द टर्निक्वेंट टेस्ट, टर्निक्वेंट टेस्ट। टर्निक्वेंट हम लोगों को अप्लाई करना है और टर्निक्वेंट हम लोग अप्लाई करेंगे 3 to 5 मिनट्स के लिए। टर्निक्वेंट हम लोग कितने टाइम के लिए अप्लाई करेंगे, 3 to 5 मिनट्स के लिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पुरपुरा की कंडीशन देखेंगे, या हम लोगों को 3 स्टेप्स देखने को मिलेगी, 3 स्टेप्स देखने को मिलेगी। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, अगर लेस देन 10 पैचे, अगर लेस देन 10 पैची है तो हम लोग उसको बोलेंगे फर्स्ट डिग्री। अगर हमारे पास 10 to 20 पैची, 10 to 20 पैची है, या हम लोग उसी कंडीशन को हम लोग बोल सकते हैं पुरपुरा की कंडीशन। अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर हमारे पास है पुरपुरा की कंडीशन अगर हमारे पास है, उसको हम लोग बोल सकते हैं सेकंड डिग्री के अंदर। अगर हमारे पास जो पैचेज है वो मोर देन 20 पैचेज, मोर देन 20 पैचेज है, या हमारे पास एकाइमोसिस की कंडीशन है, एकाइमोसिस की कंडीशन। एकाइमोसिस ई से आ रहा है, ई का मतलब रिलेटेड टू दी इमरजेंसी, और इमरजेंसी के अंदर पेशेंट शॉक में जाएगा और पेशेंट की यहाँ पे
डेथ भी हो सकती है। और इसके अंदर हम लोग किस कैटेगरी के अंदर लेके आएंगे, थर्ड डिग्री के अंदर। अब देखो हम लोगों ने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट सेट के हिसाब से जो बनता है कि इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होगा, दैट इज द NS1 एंड आइजियम एंटीबॉडी, ये इसके कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। और CHO वगैरह में पूछा जाएगा दैट इज द टर्निक्वेंट टेस्ट, या हम लोगों से पूछा जाएगा डेंगू टेस्ट। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम लोग पेशेंट का करेंगे, वहां पे हम लोग किसको असेस करेंगे, पल्स प्रेशर को। किसको असेस करेंगे, पल्स प्रेशर को। नॉर्मली पल्स प्रेशर कितना होता है, दैट इज द 40 mm ऑफ Hg। पल्स प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम लोग माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम लोग बोलेंगे पल्स प्रेशर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पल्स प्रेशर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। देखो ट्रीटमेंट की हम लोग बात करेंगे तो ट्रीटमेंट यहाँ पे कैसा करेंगे हम लोग, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जो पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स, ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। बेसिस ऑफ द सिम्टम्स, अब देखो सिम्टम्स हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है, पेशेंट को हाइपर पायरिक्सिया हो रहा है, तो हम लोग उसी वे में ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ट्रीटमेंट की, या ट्रीटमेंट की हम लोग बात करें तो ट्रीटमेंट हम लोग बात करेंगे तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग पेशेंट को देंगे। और उस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग पेशेंट को सबसे पहले क्या देंगे, देखो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात करें तो डेंगू के अंदर एक तो क्या होगा, फीवर आएगी, डेंगू के अंदर हाइपोटेंशन होगा, डेंगू के अंदर हमारे पास देखो कॉमन फीचर्स की बात करें तो फीवर आएगा, हाइपर पायरेक्सिया पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा, जॉइंट पेन होगा, बोन पेन होगा, पेशेंट को हेडेक होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स। एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स में बेस्ट चॉइस हमारे पास क्या होगा, PCM। PCM इज द पैरासिटामोल। और पैरासिटामोल का प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालेंगे एंटीडोट के अंदर। और एंटीडोट हमारे पास क्या था, दैट इज द N-एसिटाइलसिस्टीन। उसके बाद में देखो पेशेंट के अंदर क्या होता है, हाइपोवोलेमिया। इसके अंदर मेन फीचर्स हमने पढ़ा था हाइपोवोलेमिया। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग बात करें तो पेशेंट को क्या होता है, हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या देंगे, फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। और फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम लोग यहाँ पे चॉइस ऑफ फ्लूइड किसको बोलते हैं, RL, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्टमैन सॉल्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हार्टमैन सॉल्यूशन। और RL किस टाइप का सॉल्यूशन हमारे पास होता है, दैट इज द आइसोटोनिक फ्लूइड। कैसा होता है, आइसोटोनिक फ्लूइड, जिसका कंसंट्रेशन इक्वल होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। देन उसके बाद में हम लोग बात करें इसके पेशेंट को कंटिन्यूस फॉलोअप, कंटिन्यूस फॉलोअप के लिए बोलेंगे। और कंटिन्यूस HCP, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ कंटिन्यूस कम्युनिकेशन के साथ हम लोग बोलेंगे। पेशेंट को हम लोग बोलेंगे कि कुछ ड्रग्स को अवॉइड करना है, अवॉइड करना है कुछ ड्रग्स को। वो ड्रग्स कौन कौन सी होगी, सबसे पहले एंटीप्लेटिलेट, एंटीप्लेटिलेट, एंटीप्लेटिलेट जिसके अंदर हमारे पास ड्रग आएगा दैट इज द एस्प्रिन। देन उसके अलावा हम लोग पेशेंट को बोलेंगे थ्रोम्बोलाइटिक, थ्रोम्बोलाइटिक्स, जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेज, STK, स्ट्रेप्टोकाइनेज ड्रग आएगा। देन उसके अलावा हम लोग बोलेंगे पेशेंट को एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट के अंदर हेपेरिन एंड वारफेरिन। पेशेंट को हम लोग एस्पिरिन के लिए अवॉइड करेंगे। स्ट्रेप्टोकाइनेज मतलब एस्पिरिन का मतलब है एंटीप्लेटिलेट ड्रग्स, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स एंड एंटीकोगुलेंट, हेपेरिन एंड वारफेरिन के लिए हम लोग उसको अवॉइड करेंगे। उसके अलावा हम लोग पेशेंट को बोलेंगे प्लेटिलेट थेरेपी, प्लेटिलेट थेरेपी। देखिए प्लेटिलेट थेरेपी के अंदर हमारे पास दो तरह की प्लेटलेट्स अवेलेबल हो सकती है। एक हमारे पास होगा SDP, SDP का मतलब होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। एक सिंगल डोनर प्लेटलेट्स हमारे पास होगा SDP, जो यहाँ पे मोस्ट प्रीफरेबल होता है। SDP हमारे पास क्या होता है, मोस्ट प्रीफरेबल होता है। और 1 यूनिट SDP, 1 यूनिट SDP सिंगल डोनर प्लेटलेट दैट विल इंक्रीज 40,000 to 50,000 नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, 40 to 50,000 नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। देन अगर हम लोग प्लेटलेट्स के नंबर के हिसाब से देखें, अगर पेशेंट जिसके प्लेटलेट्स काउंट 50,000 तक आ गए, अगर पेशेंट के प्लेटलेट्स काउंट 50,000 तक आ गए, तब पेशेंट को हम लोगों को क्या करना है, एडमिट कर देना है। पेशेंट को क्या कर देना है, एडमिट। और अगर प्लेटलेट्स काउंट लेस देन 20,000 आ गए, तब हम लोगों को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करना है। और स्पेशली हम लोग कौन सा करते हैं, SDP की एक यूनिट, सिंगल यूनिट SDP दैट विल इंक्रीज दी 40 to 50,000 ऑफ प्लेटलेट्स। और नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट कितना होता है, 1.5 लाख to 4.5
4 लाख 4.5 लाख नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट होता है। देन उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक इंडेक्स हमारे पास फॉलो होती है, दैट इंडेक्स इज नोन एज द ब्रूटो इंडेक्स। ब्रूटो इंडेक्स एक इंडेक्स यहाँ पे फॉलो होती है, दैट इंडेक्स इज नोन एज द ब्रूटो इंडेक्स। देखिए डियर, ये ब्रूटो इंडेक्स हमारे पास क्या है, ये ब्रूटो इंडेक्स हमारे पास क्या करती है, जो लार्वा प्रेजेंट है, असेसमेंट ऑफ लार्वा, ये हमारे पास क्या करती है, असेसमेंट। और असेसमेंट किसका करती है, असेसमेंट करती है। और ये असेसमेंट किसका करती है, लार्वा का। असेसमेंट किसका करती है, लार्वा। लार्वा जो एडीज अजेप्टी का लार्वा है, लार्वा कौन सा, एडीज अजेप्टी का, एडीज अजेप्टी जो मॉस्किटो है उसका लार्वा जो फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट है, उसका असेसमेंट करने के लिए एक स्पेशल इंडेक्स हम लोग कहां में लेते हैं, दैट इंडेक्स इज नोन एज द ब्रूटो इंडेक्स। अब देखो कुछ बात करते हैं हम लोग डेंगू के वैक्सीन से रिलेटेड। देखो डेंगू का जो फर्स्ट वैक्सीन था, अगर डेंगू के फर्स्ट वैक्सीन की हम लोग बात करें, दैट इज द डेंगवैक्सिया। डेंगवैक्सिया जो डेंगू का फर्स्ट वैक्सीन था, दैट इज द डेंगवैक्सिया। इट्स ए लाइव, ये जो वैक्सीन था दैट इज द लाइव रिकमेंडेड वैक्सीन। ये कैसा था, लाइव रिकमेंडेड, लाइव रिकमेंडेड, लाइव रिकमेंडेड वैक्सीन था। ये सबसे पहला लाइव रिकमेंडेड था। और इसको किसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, स्नोफी पोस्टर। स्नोफी पोस्टर ने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया। फर्स्ट वैक्सीन दैट इज द डेंगवैक्सिया, लाइव रिकमेंडेड वैक्सीन होगा। स्नोफी पोस्टर ने सबसे पहले इसको इन्वेंट किया और इसका मार्केटिंग सबसे पहले स्टार्ट की थी मैक्सिको ने। किसने स्टार्ट करी, मैक्सिको ने इसकी मार्केटिंग स्टार्ट की। और मैक्सिको ने मार्केटिंग इसकी स्टार्ट कब करी, 2015 के अंदर। मार्केटिंग स्टार्ट करी 2015 के अंदर। बट इंडिया ने अभी तक इसको अप्रूव नहीं किया है। इंडिया ने इसको स्पेशली अगर डाटा देखें तो हम लोग सितंबर 2018 तक के डाटा, सितंबर 2018 तक इसको अप्रूवल नहीं किया था। और अप्रूवल क्यों नहीं किया था, क्योंकि इसका क्लिनिकल ट्रायल तो जो था वो क्लिनिकल ट्रायल वहां पे क्या था, पेंडिंग। ये पूरी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी रिलेटेड टू दी डेंगू फीवर या ब्रेकबोन फीवर या सैडलबैक फीवर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।